सरकार तो अपने परिसीमन में और सरकार तो अपने बिल कौन कौन से पेश किए जाएंगे, कैसे सांसदों को तोड़ा जाए, कैसे दूसरी पार्टियों को तोड़ा जाए, उस रणनीति में लगी हुई है। या उस रणनीति में लगी हुई है कि जिनका नाम मंदिर में चंदा चोरी में आ रहा है उनको किस प्रकार से बचाया जाए, किस प्रकार से रणनीति की जाए, वो तो उसमें व्यस्त है। और प्रधानमंत्री जी अगर बाहर के दौरों से विदेशी दौरे हो गए तो देसी दौरों पर चल रहे हैं वो। तो भारतीय जनता पार्टी तो उसमें व्यस्त है। मुझे नहीं लगता कि वो बहुत जल्दी संज्ञान लेगी। और नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। 20 दिन हो गए सोनम वांगचुक को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हुए, भूख हड़ताल करते हुए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई एक पुल नहीं बांधा गया जो बातचीत का रास्ता खोलता, जो समस्या का हल निकालता। बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है, वो कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक तो चीनी एजेंट है। अब चीनी एजेंट को दिल्ली में परमिशन किसने दी कि वो प्रदर्शन करे? ये बात कोई अमित शाह जी से पूछे जाकर। दूसरी बात, एक तरफ नितिन गडकरी कह रहे हैं कि E20 को लेकर कोई भी ऐसा सबूत सामने नहीं आया है, किसी की गाड़ी खराब नहीं हो रही है। रायपुर से मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर कंज्यूमर कोर्ट ने कहा है कि भाई या तो नई कार दी जाए कंपनी की तरफ से या फिर मुआवजा दिया जाए, 21 लाख रुपए दिए जाए। इन दोनों ही विषयों को लेकर करेंगे बात। केपी मलिक जी वरिष्ठ हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जी। सर, सोनम वांगचुक को 20 दिन हो चुके हैं और 20 तारीख को चूंकि संसद का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है, उसी दिन संसद चलो का नारा भी बुलंद कर दिया गया है और कह रहे हैं सोनम वांगचुक मंच पर कि मैं 20 जुलाई तक जिंदा हूं और अगर उसके बाद ये आंदोलन जो है सफल नहीं रहता है तो भूत बनकर लौटूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले वो वही पुरानी अपनी कहानी रट रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष है राजेश यादव, उनका कहना है कि सोनम वांगचुक कोई शिक्षाविद नहीं है, वो चीनी एजेंट है। अब चीनी एजेंट है तो अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? अमित शाह जी को पकड़ना चाहिए, पहले इनको जेल में बंद किया था, फिर क्यों छोड़ दिया उनको, सवाल ये भी है। और एक चीनी एजेंट ऐसे ही घूम घूम कर आंदोलन कर रहा है और सरकार सो रही है क्या? ये कौन सी दोहरी नीति है, कौन से दोहरे मापदंड है? देखिए हिमांशु, अगर आप देखें उत्तर प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो समय समय पे इस तरह के वक्तव्य देते रहते हैं। अब इस बार पाकिस्तान का इन्होंने नाम लिया, चीन को भी घसीट लिया इन्होंने। और इनके आकाओं को जब पता लगेगा ये चीन को घसीट रहे हैं तब फिर इनकी क्या हाल होगा वो भी आपको पता है। अगर ये चीनी एजेंट बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये कोई शिक्षाविद नहीं है, तो फिर धर्मेंद्र प्रधान कुछ साल पहले क्यों इनको धन्यवाद दे रहे थे जब नई शिक्षा नीति धर्मेंद्र प्रधान और भारत सरकार लेके आई थी। और यही जो है सोनम वांगचुक और उनकी पत्नी को धन्यवाद देते हुए फोटो ट्वीट किया था धर्मेंद्र प्रधान ने। तब क्या हुआ था, तब कहां से आ गई थी शिक्षा इनकी? मतलब आपके काम जब आए, आपके लिए कोई बढ़िया कर रहा हो तब वो बहुत अच्छा है, और जैसे ही थोड़ा सा आपका विरोध करने लगे फिर वो पाकिस्तान का, चाइना का और श्रीलंका का एजेंट हो जाता है। इन लोगों की बुद्धि में तरस आता है, इस तरह के लोगों की जिनको पता कुछ है नहीं, सिर्फ बकवासबाजी इनसे जितनी मर्जी करवा लो। और कोई अकेले नहीं है ये, एक पूरी जो है सीरीज है भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के नेताओं की, अगर आप देखें। और समय समय पे इस तरह के लोगों के वक्तव्य आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी में। और यही करने के लिए, इसी को बढ़ाने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी में नए नए परीक्षण हो रहे हैं। इसीलिए तो इस तरह के क्रांतिकारी लोग चाहिए। ये भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो जो इस तरह के वक्तव्य देगा उसकी तरक्की होगी। आप बताइए, एक सुधांशु त्रिवेदी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अच्छा बोलते हैं, कोशिश करते हैं तथ्यों पे बोला जाए। आपको पता है एंकरों में उनकी स्थिति क्या है? तमाम चैनलों से उनको हटा दिया गया है। गाहे बगाए किसी एक आध चैनल पर बेचारे दिखाई देंगे आपको। और जो दूसरे विद्वान प्रवक्ता हैं वो रोज चैनलों पे, बड़े बड़े चैनलों पे आपको बिठा बैठे दिखाई देते हैं। आप देखिए कितने सारे एंकर हैं, आप मन में याद कीजिए भारतीय जनता पार्टी के कितने विद्वान एंकर आपको दिखाई देते हैं और क्या क्या तर्क उनके होते हैं। कोई एक तर्क काम का होता है? भारतीय जनता, ये दुर्भाग्य देखिए आप भारतीय जनता पार्टी का। वो भारतीय जनता पार्टी जो सालों से, दशकों से अपने आप को बताती रही है कि बहुत सिद्धांतवादी सियासी दल है, बहुत सिद्धांतवादी पार्टी है, यहाँ तो नैतिकता के हिसाब से सारी चीजें चलती हैं, आज किस कगार पे खड़ी हुई है। तो आज तो उसी तरह के नेताओं का बोलबाला भारतीय जनता पार्टी में है। तो भारतीय जनता पार्टी का कौन नेता क्या कह देगा,
इस पे अब हमें कोई आश्चर्य होता नहीं है। आपको मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि कहीं कुछ भी होता है। अब आपने मैं हमेशा जिक्र करता हूँ, नोएडा में जो मजदूरों ने आंदोलन किया था, उसमें एक क्रांतिकारी मंत्री ने कह दिया था कि ये इसमें पाकिस्तान का हाथ है। अब बताइए, मजदूर अगर सड़क पे आके कुछ मांग करे तो उसमें पाकिस्तान का हाथ हो गया। और सोनम वांगचुक अगर आंदोलन कर रहे हैं, उसमें चाइना का हाथ हो गया। और तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। वो बाढ़ लगवा रहे हैं वहां पे जाके, अमित शाह जी कह रहे हैं कि हम जो है बाढ़ लगवाए, ममता बनर्जी ने बाढ़ हटा दी थी। और इन बुद्धिहीनों को ये नहीं पता कि बाढ़ लगाने का काम, बाढ़ हटाने का काम, बाढ़ पे निर्णय लेने का काम केंद्र सरकार का है। उसमें राज्य सरकार कुछ कर ही नहीं सकती। इंटरनेशनल बॉर्डर है। लेकिन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए लगातार फैला रहे हैं कि जहां पर ममता बनर्जी ने बाढ़ हटा दी थी, लगवाने की जरूरत नहीं समझी थी, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, बाढ़ लगाई जा रही है, अब अमित शाह जी छोड़ेंगे नहीं एक भी आतंकी को, ये कर देंगे वो कर देंगे, और बस बस ढिढोरा पीटे जा रहे हैं। पता कुछ है नहीं, रिसर्च कुछ है। आज देखिए, दूसरी बात यह है कि जिस तरह से आंदोलन चल रहा है और धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है, इसमें दो चीजें हो रही हैं कि सोनम वांगचुक की सेहत खराब होती जा रही है, और वो जिस प्रकार से जिद पे अड़े हुए हैं, अब उनकी बॉडी को, उनके शरीर को खतरा उत्पन्न होना शुरू हो गया। आज 20वां दिन है और 20 दिन तक वो स्ट्राइक कर रहे हैं, और अब कह रहे हैं कि उनकी जो वो मसल्स हैं वो टूटनी शुरू हो गई हैं। तो उससे क्या होता है कि शरीर के कोई अंग भी फेल होने का खतरा ऐसे में बन जाता है। आपका हार्ट फेल हो सकता है, आपका लीवर फेल हो सकता है, आपको कोई दूसरा अंग जो है वो जवाब दे सकता है शरीर का। तो आप मरेंगे भी नहीं, लेकिन आपकी ऐसी हालत हो जाए कि मरणासन हो जाएंगे आप। तो इन परिस्थितियों में आप पहुंच गए हैं, और ऐसे में तमाम लोग पक्ष के विपक्ष के पहुंच रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही है। सरकार के मंत्री दाएं बाएं घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हरियाणा जा रहे हैं रेल को झंडी दिखाने के लिए। एक जिले में झंडी दिखाने के लिए रेल को प्रधानमंत्री मोदी जी जा रहे हैं, क्योंकि रेल मंत्री तो कोई है नहीं आजकल, सारे काम तो प्रधानमंत्री करते हैं। तो इसलिए इसलिए इनके पास इतना और समय मजेदार नहीं बात है। यह है सर कि कोई रेल दुर्घटना हो जाए तो फिर जो है मोदी जी सामने नहीं आएंगे कुछ भी बयान देने भी। मतलब झंडी दिखाने के लिए, इनॉग्रेशन करने के लिए सबसे आगे हैं, फेस दिखाने के लिए सबसे आगे हैं, जहां पर मीठा मीठा गप करना है वहां सबसे पहले खड़े हो जाएंगे, और जहां पर जवाबदेही तय करनी होगी वहां दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। वो राम मंदिर का मुद्दा हो, वो पेपर लीक का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, ये दिखेंगे नहीं। गजब की नीति है, गजब के प्रधानमंत्री हैं। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना हिमांशु, कि सारी चीजें कहीं भी अगर किसानों को 6,000 रुपया देना है, तो मोदी जी आज जो है किसान सम्मान राशि जारी करेंगे। और किसान को एमएसपी देने के लिए प्रधानमंत्री जी के मुंह में दही जम जाती है। कहीं कुछ भी करना होगा कि महिलाओं को आज जो है 10,000 रुपये प्रधानमंत्री मोदी देंगे। नीतीश कुमार के राज्य में दे रहे हैं, बिहार सरकार पैसे दे रही है, और मोदी जी 10,000 बता रहे हैं कि मोदी जी देंगे। तो तब मोदी जी कहाँ चले जाते हैं? तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोपगंडा है, इसको कोई समझ नहीं पाया है, ना कोई इसको रोक पाया, ना कोई इसका सानी है। भारतीय जनता पार्टी इसी तरह के एजेंडे चला के आगे बढ़ती है, और इसीलिए विपक्ष जो है उसके सामने बौना साबित हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम क्रांतिकारी नेता इसी चीज पे चल रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जिन छात्रों के लिए आज सोनम वांगचुक लड़ रहे हैं, उसमें उतने छात्र भी उनके साथ हमें कहीं दिखाई नहीं देते हैं। जरूरी नहीं है आप जंतर मंतर पे आए, आप तमाम संसाधनों से जुड़ सकते हैं। आज मीडिया का इतना बड़ा साधन है, उस पर आप दुनिया भर का एक चला सकते हैं। आजकल के इंटेलिजेंट बच्चे हैं, कोई भी एक मुहिम चला सकते हैं इंटरनेट पे। आजकल तो कहते हैं कि ट्विटर पे भी आप ट्रेंड कर सकते हैं, कितना भयंकर ट्रेंड चलता है, उसी से एक माहौल बन जाता है। लेकिन बच्चों की भी बुद्धि आपने संकुचित उस प्रकार से कर दी है कि बच्चे भी चीजों को समझ पाने में असमर्थ हैं। उनको भी समझ नहीं आ रहा कि किस प्रकार से किया जाए। दूसरा, इस आंदोलन में एक चीज और है। अगर हिमांशु जी आप देखें, कई सारे लोगों को अभी इस बात पे भी थोड़ी सी शंका बनी हुई है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी का ही तो कोई षड्यंत्र नहीं है ये, और उसमें खुद वांगचुक भी फंस गए हों। इसलिए भी कई लोग शंका की वजह से भी वहां पे नहीं जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। अगर हम शुरुआती दौर में अभिषेक दीपके की बॉडी लैंग्वेज देखें, उनकी एक्टिविटी देखें, जिस प्रकार से वो आए, जो चीजें शुरुआत में हुई, तो उससे एक मैसेज गलत चला गया, और उस मैसेज की वजह से ये हो रहा है
कि जंतर मंतर पे उस प्रकार की भीड़ नहीं जुट रही है। लोग प्रसिद्धि पाने के लिए, लोग अपना चेहरा दिखाने के लिए जा रहे हैं, चाहे वो किसान नेता हो, चाहे वो दूसरी पार्टियों के नेता हो, इक्के-दुक्के लोग जा रहे हैं। हालाँकि आज कांग्रेस पार्टी के पवन खेड़ा भी पहुँचे हैं और लगातार जो है कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपील भी की है कि सोनम वांगचुक अपना अनशन खत्म करें। उन्होंने ये भी कहा है कांग्रेस ने कि हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ज़रूरी नहीं हम जंतर-मंतर पे लड़ें। हम देश के दूसरे राज्यों में, दूसरे हिस्सों में छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी के मध्य आज राहुल गांधी देहरादून जा रहे हैं, वहाँ पे जो विद्यार्थियों की, छात्रों की गूंज नामक प्रोग्राम चल रहा है, उसमें वो जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सरकार तो कोई संज्ञान नहीं ले रही। सरकार तो अपने परिसीमन में और सरकार तो अपने बिल कौन-कौन से पेश किए जाएँगे, कैसे सांसदों को तोड़ा जाए, कैसे दूसरी पार्टियों को तोड़ा जाए, उस रणनीति में लगी हुई है। या उस रणनीति में लगी हुई है कि जिनका नाम मंदिर में चंदा चोरी में आ रहा है, उनको किस प्रकार से बचाया जाए, किस प्रकार से रणनीति की जाए, वो तो उसमें व्यस्त है। और प्रधानमंत्री जी अगर बाहर के दौरों से विदेशी दौरे हो गए, तो देशी दौरों पे उनको चल रहे हैं वो। तो भारतीय जनता पार्टी तो उसमें व्यस्त है। मुझे नहीं लगता कि वो बहुत जल्दी संज्ञान लेगी और 20 तारीख को भी जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 20 तारीख को पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है और इन परिस्थितियों में इस क्षेत्र में धारा 144 लग जाती है। ऐसी परिस्थितियों में तो पुलिस प्रशासन जो है दमन चक्र चला के इनको जंतर-मंतर से भी हटा सकता है। ये पार्लियामेंट का मोर्चा तो क्या करेंगे, ये जंतर-मंतर पे भी बैठे रहेंगे, इसमें मुझे शंका है। क्योंकि आपको याद रखना होगा कि जिस प्रकार से किसानों का आंदोलन हुआ था, किसानों को इन्होंने इस एरिया में नहीं घुसने दिया। किसान बॉर्डर पे ही थे, उनको दिल्ली में नहीं घुसने दिया था क्योंकि इनको मालूम था कि अगर वो दिल्ली में आके किसी जगह पे बैठ गए, फिर वो उठने वाले नहीं है। तो इसीलिए ये इनको यहाँ बैठे रहने देंगे, मुझे इस पे भी थोड़ी शंका है। जी। अच्छा, एक तरफ E20 को लेकर खबरें ये आ रही हैं कि कोई नुकसान नहीं हो रहा है गाड़ियों को, और हालांकि मंत्रालय नहीं है नितिन गडकरी का, लेकिन सबसे ज्यादा वही बोल रहे हैं कि एक मामला दिखा दीजिए ऐसा जहां पर गाड़ी खराब हुई है। तो मामला तो एक आ गया है, रायपुर का मामला आया है जहां पर कंज्यूमर कोर्ट ने ही कहा है कि मारुति वाले या तो 21 लाख रुपए दें या फिर वो जो पूरा नई कार है वो दें जो E20 के कैपेबल हो, जो उस पर चलती हो, ताकि जो ग्राहक हैं जिन्होंने खरीदा है वो ठगा हुआ महसूस ना करें खुद को। 21 लाख की कार ली उन्होंने बताइए और वो बैठ गई 6 महीने के भीतर, 6 महीने में वो चलने लायक नहीं बची। अब यहाँ नितिन गडकरी कह रहे हैं कि एक मामला हो तो बताइए। अब ऐसे बहुत सारे मामले आने वाले समय में हो सकता है आए, लोग भी जागरूक हों कि भाई हमारी गाड़ी खराब हो रही है, हम भी कंज्यूमर कोर्ट जाएं। क्योंकि जब शुरुआत में ये मामला था तो कस्टमर से तो कह दिया गया था ना कि भाई हम कोई मुआवजा नहीं देंगे, 5 लाख का वो इंजन खराब हो गया है तो 5 लाख रुपए अपने जेब से भरिए, वो उसमें भी नहीं आएगा। तो ये तो हाल है। देखिए हिमांशु, अगर आप E20 का मामला देखते हैं, सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार गडकरी ने ही किया था और आपको उनका एक वक्तव्य याद होगा जब वो, क्योंकि वो कई बार क्या होता है, मंत्री और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के लोग खासकर कई बार बड़बोले बन जाते हैं और बड़े-बड़े बोल बोल देते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है पिछले 10 सालों में, इनको ये लगता है हम कुछ भी बोल दें सब सत्य है। लेकिन जब कई अभी पिछले दिनों कुछ चैनल को इन्होंने इंटरव्यू दिए हैं और ना चाहते हुए भी उसमें कुछ कड़वे सवाल आ गए, तो झुंझलाते हुए भी आपको गडकरी जी दिखे होंगे। गडकरी जी को इसलिए ज्यादा घेरा जा रहा है E20 के मामले पर कि सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार इन्होंने किया था। यही कह रहे थे कि हम एथेनॉल लेके आएंगे और फिर अगर एथेनॉल मिक्स हम करेंगे पेट्रोल में, तो पेट्रोल की कीमत जो है 20-25 रुपया हो जाएगी, 15 रुपया हो जाएगी। वो 15 रुपए तो हुई नहीं, वो 100 रुपए से ऊपर चली गई। और अगर आप बारीकी से जांच करते हैं एथेनॉल की, एथेनॉल क्या है, एथेनॉल कहाँ से आएगा। अब आप अगर एथेनॉल गन्ने से भी बनाते हैं या जैसे मक्का से बनाने की बात कर रहे हैं, अब आप ये सोचिए कि मक्का के दाने से एथेनॉल बन रहा है, कोई हवा में नहीं बन जाता। उसका कितना बड़ा प्रोसीजर है। अगर आप वो पूरे प्रोसीजर से मक्का से एथेनॉल बनाते हैं, तो उसको ये प्रोसीजर करने में ही मुझे लगता है कि 70-80 रुपया खर्च हो जाएगा 1 लीटर में। तो फायदा क्या हुआ फिर आपको एथेनॉल बनाने का। और ऐसे में आप जो है एथेनॉल भी अमेरिका से मंगाने की बात कर रहे हैं, मक्का भी अमेरिका से मंगाने की बात कर रहे हैं। अरे तो अगर आपको मंगाना ही है तो बना बनाया एथेनॉल अमेरिका से मंगा लीजिए और वही हमें दे दीजिए भाई। तो मक्का मंगा के फिर हम उसको प्रोसेस करेंगे और फिर हम तो पेट्रोल में मिलावट करेंगे, फिर हम देंगे।
कोई सवाल पूछने वाला है ये कि कैसे प्रोसेस होगा ये? गन्ने से आप एथेनॉल बना रहे हैं, अगर कोई शुगर मिल शुगर बना रही है और उसमें से कुछ बच जाता है, वो प्रोसेस करके साइड पे करती है, तो वो मोटा मुनाफा चीनी से कमा सकती है। एथेनॉल में वो इतना मुनाफा नहीं कमा सकती, तो वो कम से कम कुछ साल बैलेंस कर लेगी और बाद में रूटीन अगर बन जाता है तो वो आगे चलाएगी। अगर उसको नुकसान एथेनॉल में होगा तो वो क्यों एथेनॉल बनाएगी? तो इस तरह की जो शुगर मिले हैं जिनके पास डबल चीजें हैं, वो शुगर भी बनाती है और बाई प्रोडक्ट बहुत सारे बनते हैं शुगर केन से। उसमें बहुत सारे लगभग 2 दर्जन से अधिक उत्पाद बनते हैं। वो अगर बना रही है, उसने एक एथेनॉल भी बना लिया तो वो सरवाइव कर सकती है। लेकिन अगर कोई प्लांट खाली एथेनॉल का लगता है, वो इतनी जल्दी सरवाइव करेगा, इस पे भी संशय है। तो सरकार बिना जांच पड़ताल किए, बिना रिसर्च किए, इतनी जल्दबाजी में क्यों है एथेनॉल को लाने के लिए? आपने जो गाड़ी का जिक्र किया है, गाड़ी का इंजन एथेनॉल से चलेगा, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से चलेगा, तो उसके लिए आपको उस इंजन में बदलाव करने पड़ेंगे, उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी, उस पे R&D सेंटर खोलने पड़ेंगे आपको। कंपनियों को बताना पड़ेगा कि भाई हम 2 साल बाद एथेनॉल लाएंगे, इसलिए 2 साल के अंदर आप अपने इंजनों में चेंजेस कर लीजिए। तो कंपनियों ने अब हो सकता है 2 साल से करना शुरू किया हो, लेकिन कंपनी तो अपनी पुरानी गाड़ी भी बेचे जा रही है और उपभोक्ताओं को, जो उनके डीलर होते हैं, वो झूठ बोल देते हैं। अब कस्टमर को तो पता नहीं है, कस्टमर जाके उसको यूज करता है और उसकी गाड़ी खराब होती है। नहीं, एक उसी बात तरह सर का ये भी मामला। है, जो पुरानी गाड़ियां हैं उसमें एथेनॉल ही हम डालेंगे, मतलब E20 पेट्रोल डाल पाएंगे, विकल्प ही नहीं है दूसरा। मतलब यहाँ तो कह रहे हैं ना नितिन गडकरी की जिसके पास ज्यादा पैसा हो, जिसको शुद्ध पेट्रोल चाहिए तो वो भी ले ले, वो महंगा पड़ेगा। अब महंगा पेट्रोल कितनी जगह पर मिल रहा है, अवेलेबिलिटी उसकी कितनी है, ये भी तो देखा जाएगा। लखनऊ के भीतर मैं हूं और यहाँ पर मान लीजिए 4-5 पेट्रोल पंप ऐसे होंगे जहां पर वो शुद्ध वाला जो महंगा वाला पेट्रोल है वो मिल रहा है, बाकी जगह तो नहीं मिल रहा है ना। अब कोई 10 किलोमीटर दूर शुद्ध पेट्रोल डलवाने के लिए जाएगा क्या? मतलब ये भी तो बात है ना, हर जगह मिल भी तो नहीं रहा है। तो ऐसे में, और जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको नुकसान भी हो रहा है इससे। तो फिर कुल मिलाकर आम जनता को ही लूट रहे हैं ना। वो पहले गाड़ी में पैसे लगाए, गाड़ी खरीदे, टैक्स दे, सब कुछ करे, उसके बाद अब पेट्रोल से जो नुकसान हो रहा है वो भी झेले, महंगा पेट्रोल भी खरीदे, सब कुछ जो करे वो जनता करे। और ये कोर्ट में खड़े होकर कह देंगे कि नहीं नहीं अभी तो एक्सपेरिमेंटल मोड में है, 1 साल बाद पता चलेगा कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ये तो गजब है सर। नहीं, इसमें हिमांशु आप ये देखिए, आप, मैं वही R&D की बात कर रहा हूँ, वही रिसर्च की बात कर रहा हूँ कि रिसर्च कंपनी को अपनी गाड़ियों पे करनी चाहिए, लेकिन सरकार और कंपनियां उपभोक्ता की गाड़ियों पर रिसर्च कर रही है। वो सारा नुकसान उपभोक्ता के मत्थे पड़ रहा है। और वो उपभोक्ता कौन है? जो गाड़ी खरीदता है, जितने की गाड़ी है उससे दुगनी कीमत देनी पड़ती है उसको, क्योंकि उसको टैक्स देना होता है पूरे साल का, उसको रोड टैक्स देना होता है, उसको GST देनी होती है, उसको जो भी देना है दुनिया भर के टैक्स देने, इंश्योरेंस करानी है, हर साल इंश्योरेंस कराएंगे, हर साल आपका पोल्यूशन। आप मुझे बताइए, अगर नई गाड़ी आई है और आपने पोल्यूशन फ्री बनाई है, तो फिर उसका पोल्यूशन क्यों होना चाहिए? फिर आपने रोड टैक्स हमसे ले लिया, तो फिर हमें टोल टैक्स क्यों देना चाहिए? तो एक गाड़ी अगर किसी ने ले ली है तो उसको चूस लो बिल्कुल, और उसको कह दो कि ये गाड़ी 10 साल से अधिक नहीं चलाएंगे आप, 10 साल के बाद फिर नई गाड़ी खरीदिए आप। तो अगर कोई थोड़ा सा इस तरह का कैपेबल आदमी आपको लगता है कि जो गाड़ी खरीद सकता है, सरवाइव कर सकता है, उसको चूस लो। ये रणनीति सरकार की है। पहले सरकारें जनता के हित में काम करती थी, आजकल की सरकारें सीधे सीधे पूंजीपति के हित में काम करती हुई दिखाई देती हैं। कार कंपनियां अपनी पॉलिसी लाके सरकार को दे देती हैं और सरकार उसको बिना जाने बिना समझे लागू कर देती है। इस तरह के नजारे हमें तो पिछले कुछ सालों से दिखाई दे रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज और है यहाँ पर, अभी तो E20 की बात चल रही है, E20 कैपेबल जो गाड़ियां हैं वो मार्केट में आ रही हैं। अब ये तो E30 भी लाने के प्लान में है, ये तो कह रहे हैं हम 100% एथेनॉल पे चलाएंगे। अब ई गाड़ियां कहाँ ट्वेंटी है? फाइव E85 पे ले आएंगे ये हाँ, E85 पे ले आएंगे, तो उसमें क्या कोई 85 डर? ले आएंगे। तो उन उन वो किस गाड़ी में पड़ेगा? इस गाड़ी में पड़ेगा, इसका तो इंजन डाउन हो जाएगा। और ये कल को जिस तरह से E20 बिक रहा है उस तरह से E85 बेचने लगेंगे, कहेंगे जिसको शुद्ध लेना है वो अपना शुद्ध ले ले, वो भी बिक रहा है 4-5 पेट्रोल पंप पे, ले ले जाकर। यहाँ गाड़ियां कबाड़ हो जाएंगी, उसका उसका क्या? ये तो मतलब मजाक है सीधे सीधे।
नहीं, कंज्यूमर्स के इसमें साथ। हिमांशु कोई पहली बात नहीं है, और ये खाली इथेनॉल पे ही मजाक नहीं हो रहा है। मजाक तो यहाँ पिछले, मैं बता रहा हूँ, 2014 के बाद खूब मजाक चल रहा है। आपको याद होगा कि आपने एकाएक नोट चेंज कर दिए, आपकी कोई तैयारी नहीं है। एटीएम में जब हम नोट सेट करते हैं तो 2000 का नोट आया था, वो एटीएम में आ ही नहीं रहा है। उसके लिए आपको तमाम भारत के एटीएम चेंज करने पड़ेंगे, उनकी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। जो पुराने 500 का नोट था उसके लिए अलग सेटिंग थी, आज का जो नोट है उसकी सेटिंग अलग है, उसके लिए आपको सेटिंग करनी वो छोटा पड़ेगी। है, कितनी पहले वाला तकलीफें, बड़ा था। कितनी तकलीफें लोगों को हुई थी तो लोग जाने, सरकार का कोई लेना देना नहीं। इसके बाद अगर आप देखते हैं सीएनजी गाड़ियां आ गई, सीएनजी आपने वाहन बना दिए हैं, और सीएनजी के पेट्रोल पंप आपके पास है नहीं इतने, तो सीएनजी पेट्रोल पंप पे 5 किलोमीटर की लाइन लगी हुई, लगी रहे, पब्लिक भुगते। वीआईपी को तो जाएगा, मंत्री की गाड़ी आएगी तो उनका चेला हड़का के सबसे पहले अपना पेट्रोल वो सीएनजी फुल करा के ले आएगा, तो उनको तो कोई तकलीफ हो नहीं रही है, पब्लिक है वो लाइन में लगी रहे। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, कंपनी क्या करती है, पुरानी कंपनियां आरएनडी पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती थी, और किसी भी प्रोडक्ट की आरएनडी करने के बाद में उसकी एक रिपोर्ट बनती थी, वो रिपोर्ट पेश करती थी सरकार को, और वो ये कहती थी कि हम ये चीज करेंगे, इससे जनता को ये फायदा होगा और सरकार की वाहवाही होगी, तब सरकार उसको लागू करती थी। आज कंपनियां ये कह रही हैं कि अगर हम इतने करोड़ रुपए आरएनडी में लगाएंगे तो इससे कोई फायदा नहीं है, इतने करोड़ रुपया हम आपकी पार्टी फंड में दे देते हैं, इतना मंत्री जी को पहुंचा देते हैं, और ये पॉलिसी लागू करिए और हम खून चूसेंगे पब्लिक का। तो उसमें इनको पब्लिक से कोई लेना देना है नहीं, तो पब्लिक का खून चूसने के लिए सर्टिफिकेट जो है सरकार दे देती है, मंत्री दे देता है, और फिर कंपनी जाने और जनता जाने। अब आप ये देखिए कि मारुति के ऊपर उपभोक्ता कोर्ट ने जुर्माना लगाया और ये कहा है कि आप नई गाड़ी देंगे, उन्होंने कहा हम देंगे ही नहीं, हम ऊपर वाले कोर्ट में जाएंगे। अब वो दूसरी अदालत में लड़ेंगे उसको अगले 5 साल, फिर अगर वहां भी वो जीत जाता है तो फिर हाई कोर्ट जाएंगे, वहां भी जीत गया सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मतलब 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया खर्चा कर देंगे और समय भी खर्च कर देंगे, लेकिन गाड़ी नहीं देंगे इसको, क्योंकि एक गाड़ी अगर एक को दे दी फिर लाइन लग जाएगी, परंपरा बन जाएगी। तो एक 20 लाख की गाड़ी उस उपभोक्ता को नहीं देंगे, लेकिन करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया उसको कानूनी दांव पेच फंसाने में लगा देंगे, और बाद में अंतिम जज यही फैसला देंगे कि नहीं नहीं उपभोक्ता गलत है, उसने गाड़ी का मिसयूज किया था, उसको बता दिया गया था कि A20 डलेगा और वो कुछ और डलवा रहा था, उसने हो सकता है गलती से कुछ कर दिया हो, वो तमाम सारे फैसले पलट देगा नीचे के, क्योंकि कानून की स्थिति तो आप जानते ही हैं और अदालतों की हालत भी आप जानते हैं। तो इसलिए बिल्कुल। देखिए ऐसा है, जो एक कहावत है अंत में वो बता देता हूं आपको, कि चक्कू चाहे खरबूजे के ऊपर गिरे और खरबूजा चाहे चक्कू के ऊपर गिरे, कटना उसी को है। तो उपभोक्ता चाहे कोर्ट में जाए, चाहे सरकार से लड़े, चाहे पेट्रोल पंप वाले से लड़े, चाहे गाड़ी की कंपनी से लड़े, मरना कटना उसी को है, भुगतना उसी को है, होना कुछ नहीं है। जी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम बातचीत के लिए हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं।